प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज आप सभी के कमेंट का हम लोग निपटारा करेंगे। आपका एक कमेंट आ रहा था कि भैया गद्यांश और पद्यांश में जो एक प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर कर दीजिए कि आखिरकार कितने गद्यांश हमको सॉल्व करना है और कौन कौन से वो चैप्टर होंगे जहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं कि देखो जो आपका गद्यांश होता है वो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि भाई उसमें होता कुछ ऐसा है जैसे थ्योरी का पोर्शन है गद्यांश में। ठीक है, तो आप शुरुआत के अगर 2 चैप्टर भी पढ़ लेते हो तो बड़े आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, तो भैया प्रॉब्लम आती है आपके पद्यांश में। ठीक है, ये आपका जैसे पद्यांश है, यहां पर आपके जैसे पवन दूतिका से पूछ लिया गया है ना, जिसके आपके लेखक हैं हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कई अनुताप से हो गया, मैथिली शरण गुप्त जी का, गीत से महादेव वर्मा। तो यहां से अगर उठा के कोई सा भी पैसेज आपके सामने रखा जाता है तो प्रॉब्लम आती है, उसका आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो या पहचान नहीं पाते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गद्यांश और पद्यांश में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, कैसे सॉल्व करना है, पूरा देखिए आपके सामने लेकर के आए हैं गद्यांश सॉल्व करने का तरीका, पद्यांश को। तो दोनों हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। और आपको पता है कि ये दोनों टॉपिक कितने नंबर का आता है, तो भैया 20 नंबर का पूछा जाता है। तो कह सकते हो कि ये वीडियो आपका रहेगा 20 नंबर का, 10-10 नंबर दोनों के। ठीक है, तो पहला हमारा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो आता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि कह सकते हो कई बार ये आपका जो है रिपीट हुआ है, और आज के इस वीडियो में वही बताएंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने है, चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। वैसे आपको मैंने कई बार कराया है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा यहां से इंफॉर्मेशन काफी बेहतरीन मिलने वाला है। तो दिया गया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यहां तक आपका ये दिया। इसके बाद ये आपका रेखांकित अंश है, जिसे बोलते हो अंडरलाइन पोर्शन, जिसमें आपका दिया है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब इसको समझ लो, यहां पर सॉल्व करने का मिलेगा 10 नंबर। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इससे थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहां पर देखो, जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे जो कि हमेशा गद्यांश और पद्यांश में बनता है। कहेगा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, अगर पद्यांश होगा तो पूछेगा कवि का नाम। ठीक है, तो इतना डिफरेंस तो आप जानते हो, 12th में आ चुके हो। तो देखो यहां से आप इसको पहचान लिए। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि राष्ट्र शब्द हमेशा आएगा अगर राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया होगा। तो इसका देखो आंसर आप ऐसे कर दोगे, कॉपी पर भी मैंने कई बार बताया है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है भाई, राष्ट्र का स्वरूप है ना। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आपके वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना लिखने का मिल जाएगा पूरा 2 नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो भाई इसी को पढ़ लो। यहां पर कहा है ना कि अगर मनुष्य हो और मनुष्य ना हो और राष्ट्र है तो पृथ्वी हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तो यहां पर इसका आंसर लिख देना कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना, क्योंकि आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो कि चाहे पृथ्वी जितनी भी बड़ी रहे, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो कोई राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जैसे तीसरा क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया गया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के क्या करते हैं। तो भाई आप यहां पर देखोगे, इसी में आपको आंसर मिलेगा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, यहां पर इसी में आंसर है ना। तो यहां पर लिख दोगे कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से या मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, संपादित करते हैं। फिर क्या, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहां पर देख लो आप लोग, आपको इसी में आंसर मिलेगा, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आपको जैसे कि यहां से जो रेड नीचे लाइन खींची है, यहां से लेकर के लास्ट तक करना है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मात्रा है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। इसका आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा व्याख्या। देखो, तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के ही समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से आपने पूरा गद्यांश को सॉल्व कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आती है बात पद्यांश की, तो पद्यांश में आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर थोड़ा इसको देख लो और फिर मैं क्या करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट वाले जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम रिपीट होते हैं उनको मैं आपको करा दूंगा।
तो जैसे हमारे पास दिया है आपके पास एक पहला पद्यांश, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। भाई ये जो दो मैंने बताया शुरू के चैप्टर के शुरू के ही रहते हैं और हमेशा इनके चांसेस होते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब अब बोलूं अगर तो आपके जैसे यूपी बोर्ड में है हमारा सिलेबस, तो अगर 24 फरवरी के पेपर में आपका 7 सेट बनेगा एक सब्जेक्ट का, हिंदी का 7 सेट बनता है पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वहां पर मान के चलिए कम से कम 4 से 5 सेट में शुरू के चैप्टर के पक्का रखे जाते हैं। अब आपके पास उनमें से कोई सा भी सेट आ सकता है, कोई कोई सेट ऐसा रहता है 1-2 सेट जहां पर थोड़ा सा हट के रहते हैं, तो उनको अब क्या ही बोले, है ना। लेकिन 5 सेट में से मान लीजिए आपके पास आ गया तो चांसेस बनता है ना कि आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए तो अब देखिएगा यहां पर इसमें आपके सामने ये दिया है, अब आपने पहचाना पहला चैप्टर है ना, और पहले ही चैप्टर में आपको इसको पहचान के जो है इसके क्वेश्चनों का आंसर देना है। जैसे यहां पर आपके पास इसका पहला प्रश्न दिया गया है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं, तो भाई इसका आंसर है कि राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, 2-2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है और उल्लेख कीजिए, तो भाई आप देखो, मेरे प्यारे नौ जलद से कंद से नेत्र वाले, है ना, तो कैसा सौंदर्य है, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो है मेरे प्यारे नौ जलद, जलद मतलब मेघ या बादल की बात करी गई, कंज से नेत्र वाले मतलब कि कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। तो बस इसकी व्याख्या में लिख दी कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो भाई इसका आप आंसर दे दोगे क्योंकि राधा इसमें क्या है, इस पूरे आपके पद्यांश में दुखी है। इनकी मनोदशा कैसी है, तो दुखी है क्योंकि कृष्ण जी चले गए थे। तो इसमें आप व्याख्या करोगे, राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूं, मेरी विरह दशा तू उन्हें सुना दे। तो यही तो कहा गया कि मैं रो रो प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम मतलब श्री कृष्ण, है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, वही जो आप संदर्भ जिसे बोलते हो, तो संदर्भ आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका तथा इसके रचनाकार या कवि, लेखक मत लिखना आप पद्यांश में, ये याद रखना क्योंकि एक एक वर्ड देखे जाते हैं, तो या रचनाकार या तो कवि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है, ये हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कि आपको शुरू की जो 2 लाइनें हैं इनकी व्याख्या करनी है, तो देख सकते हो यहां पर, तो इसमें व्याख्या आप लिखोगे कि राधा पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर के वापस नहीं आए, वहां से ना ही उन्होंने कोई संदेशा भिजवाया, और देखने में वो कैसे होंगे, तो नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले होंगे। ये सब कुछ समझा करके पवन को यानी वायु को वो संदेशा भिजवाते हैं। इतना लिख दोगे तो भैया पूरा नंबर आपको मिलेगा भर भर के, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहां से ये चीजें आपकी क्या हो जाती है भाई, गद्यांश और पद्यांश को कैसे करना है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब एक आपको मैं इंपॉर्टेंट वाला पद्यांश और बता देता हूं, यहां पर इसको भी कर लीजिएगा, काफी ज्यादा ये रिपीटेड हुआ है, ठीक है ना। तो 10 नंबर यहां से भी आपका बन सकता है। दिया गया है, नील पर धान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब लास्ट वाली लाइन इसमें क्या है, अंडरलाइन है। आपने पहचान लिया होगा भैया, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का ये आपका दिया गया चैप्टर है, ठीक है ना, श्रद्धा मनु। तो अब देखिए इसमें आप भाई क्वेश्चनों को देख लीजिए, वही क्वेश्चन जो कि 5 हमेशा बनते हैं, तो इन्हीं में से बनेंगे, आप तो इतना जानते हो। जैसे पहला प्रश्न आपका संदर्भ पूछ लिया, यानी पाठ का नाम और शीर्षक का नाम और कवि का नाम, तो भैया बता देना है कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु और इसके रचयिता या कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद यहां पर बिजली के फूल का तात्पर्य क्या है, जैसे यहां पर आया है ना, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, इसका मतलब क्या है, तो इसमें है नील परिधान बीच सुकुमार, मतलब परिधान का मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़ा, और बीच सुकुमार मतलब नील परिधान मतलब पीले कपड़ों के बीच जो सुकुमार है, सुकुमार की यहाँ पर मतलब कोई एक मनुष्य श्रद्धा की बात करी गई है। खुल रहा मृदुकुल मतलब कि उनका जो अंग है ना,
कपड़ों के बीच से ऐसा कभी कभी अधखुला अंग, जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, अब कपड़े हम लोग पहन लिए, कोई अंग जैसे खुला है तो वो उससे खुले हुए अंग के बारे में बताया गया कि जहां से खुला वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बिजली का फूल हो। बिजली का फूल मतलब बिजली चमकना जैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब आप यहां पर इसका आंसर बताओगे कि बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर से है। ठीक है, अब व्याख्या पूछ ले, मान लो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो इसकी व्याख्या कर दोगे मेघ बन बीच गुलाबी रंग मतलब प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं और उनकी वेशभूषा में से कहीं कहीं से कोमल अंग ऐसे दिखाई दे रहे, जो मैंने बताया ना अधखुला अंग की बात करी गई, तो वहां से मतलब ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का फूल यानी बिजली का फूल खिला हो। तो भाई इस तरीके से आप लोग इनकी व्याख्या कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है। अगर आसान कब होगा, जब आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ करके जाओगे। और मैंने बताया कि हिंदी में जो आपका 95+ का टारगेट है वो जरूर अचीव होगा अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ के रहोगे। हर वो टॉपिक आप तक आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको परेशान करेगा। तो चलिए यहां से हो जाते हैं आपकी ये। अब इसके बाद आपको मैं गद्यांश भी बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। गद्यांश में एक गद्यांश आपको यहां पर तैयार करना है। जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जननी तदात्म, भाई राष्ट्रीय शब्द आ गया, ये भी वहीं से राष्ट्र का स्वरूप से है, ठीक है ना। ऐसे पूरा है राष्ट्रीय जननी तदात्म प्राप्त किया है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल को भुवन को अमृत से भर देती हैं। यहां तक अंडरलाइन है, ठीक है ना, यानी रेखांकित अंश है। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ऐसे करके दिया है। अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लीजिए जन का प्रवाह अनंत वाला आ गया, तो इसका देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर कैसे करोगे। मैंने बताया ना ये वीडियो गद्यांश पद्यांश का आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन वीडियो है। अगर इतना ही सिर्फ आप 10 से 15 मिनट का वीडियो देख करके जाते हो तो हिंदी में आपका 20 नंबर गद्यांश पद्यांश का कोई काट नहीं सकता। चलिए जैसे क्वेश्चन बन गया, जन का प्रवाह कैसा है, शुरू की लाइन है जन का प्रवाह अनंत है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पर देखिए आपसे कहा है ना सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती, बस इतना आंसर आप जीवन को अमर कर देती, इतना आंसर लिख दोगे। घाटों का निर्माण से आशय, यहां पर आप देखोगे उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण हुआ है, इसी में है, तो घाटों का निर्माण होता है, यहां पर लिख दोगे। घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के नए पद चिन्ह छोड़ना, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, वही संदर्भ वाली बात आ गई। तो गद्यांश का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक कौन है, तो वासुदेव अग्रवाल है। 5वां क्वेश्चन एक बनेगा जो कि हमेशा बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या मतलब कि आपको शुरू की जो हरी हरी लाइनें इसके नीचे खींची गई इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है ना, यहां से लेकर के भार देती तक। तो इसकी व्याख्या तक आपको ऐसे कर देनी है। यहां पर प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है लगातार। जैसे हम बात कर लें, आप सभी समझदार हैं कुछ अच्छे तरीके से। अभी हम देखो हमारा देश आजाद है, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, है ना, आजादी वाला, मतलब कह सकते हो एक तरीके से आजाद है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जैसे कि मुगलों का शासन था, उससे पहले उसके बाद अंग्रेजों का शासन, ऐसे करके अनेक प्रकार के शासक आए, बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया। लेकिन आज के टाइम पर देखोगे तो क्या है, सारी परिस्थितियां चेंज है। तो वही चीज है कि भाई राष्ट्र का जो इतिहास है वो बदलता रहता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव आना ये एक अच्छी बात है, मतलब आते रहते हैं कह सकते हो, है ना। किंतु जो निवासी हैं उनकी श्रृंखला चलती रहती है। अब लोग तो पूरे खत्म थोड़ी हो गए हैं, निवासी तो आज भी निवास कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पर भी निवास करेंगे, आज हम है कल कोई और होगा, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य बनाए हुए है। ये इसका हो जाएगा आपका पूरा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा यहां पर एक आपके पास और है, इसको देखिए, प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैंने लिया है आपके सामने। तो ये दिया है नए शब्द नए मुहावरे एवं रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा आधुनिकता लाना है। भाषा में आधुनिकता समझ गए होंगे, समझने वाले बच्चे समझ गए। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जिसुंदर रेड्डी जी का है। तो अब यहां से तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बताओ आराम से समझ जाओगे ना।
कहीं ना कहीं जो मैंने बताया वो ट्रिक्स आपके सामने जरूर काम करेंगी, है ना। तो इतना आप लोग कर सकते हो। यहां से पूरा आप देख सकते हो कहां पर आपके सामने अंडरलाइन है ना। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारों के अनुरूप, अब यहां से अंडरलाइन। नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा में आधुनिकता लाना होता है। ऐसे करके भाई ये आपके सामने पूरा देख सकते हो दिया गया, ठीक है। अब चलिए ये आपका खत्म यहां से। इसके बाद जैसे मैं बात करूं और भी अगर आपको एक दो तैयार करनी हो तो एक आपका यहां से ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो अशोक का वृक्ष वाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, पांचों विषय, तो आप मात्र 99 रुपए के प्राइस पर यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल नोट्स ले सकते हो, जो कि पीडीएफ मिलेंगे सारे नोट्स का। सभी नोट्स का हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ, जो कि व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9511470534 पर। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट कर लेना। इसी पर मैं आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भेजूंगा 99 रुपए में, अगर आपको चाहिए सारे विषय, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अनसॉल्व सेट भी रहेगा वहां पर, ठीक है ना, और सोल्यूशन के साथ रहेंगे, वैसे भी आपको बता रहा हूं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट वाला है। देखो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वो है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रम। यहां से अंडरलाइन है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, ये वाला एक आपको टिक कर लेना, ठीक है। अपनी क्वेश्चन बैंक में जाकर के टिक कर लेना, जो कमेंट करते रहते हो ना भैया टिक करा दो टिक करा दो, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए गद्यांश वाला यहां से पूरा खत्म टॉपिक। अब पद्यांश में मैंने मेरे प्यारे नौजलस से वाला ये कराया है। इसके बाद आपको कैकेयी अनुताप में एक टिक करना है, ये जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास दिया गया है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये आपका कहां से है, कैकेयी अनुताप, मैथिली शरणगुप्त जी का जो चैप्टर है। यहां पर कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए ये सारी चीजें जो है कह रही हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको सॉल्व मैं करा चुका हूं, आने वाले टाइम पर कॉपी पर भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको आप पढ़ लेना, है ना। जो टिक करने की बात करते हो तो क्वेश्चन बैंक में आप टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बता दूं पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि भाई ये आते हैं, जितने भी मैंने बताया, अगर इतना कर लोगे तो 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, ये इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन जितना बताया उतना करना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उससे एक भी कम नहीं होगा, उतने में कोई मतलब गुंजाइश नहीं कि आप उसको छोड़ दो, कोई उसमें से बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, सारे करने हैं, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक लास्ट वाला करना है, ये दिया है भैया। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और वह मुख पर ले मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अलमान। कहां से है समझ गए होंगे भैया, श्रद्धा मनु से है, जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है, तो समझ गए ना। चलिए तो आज के इस वीडियो में अगर आपको ये जो गद्यांश और पद्यांश वाला जो टॉपिक है अगर क्लियर हो गया है तो एक प्यारा सा कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए एक बार आप लोग मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। मैं आपके लिए एक टॉपिक ऐसे ही लाता रहूंगा, हर एक विषय की तैयारी होगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिलेगा। और इस बार जो हमारे चैनल का नाम है टॉपर, भाई टॉपर आपको बना के रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए, और अपने दोस्तों का भी इस चैनल के बारे में बताइए, है ना। थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, आप जानते हो भाई, एक बच्चा अगले को बताएगा, आप अगले को बताओगे, तो ऐसा थोड़ा बहुत हेल्प होती रहती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में एक बार बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।